नमस्कार साथियों, धाराजिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हॉस्टल वार्डन के लिए कंटिन्यू स्पेशल क्लासेस जो है वो आपके लिए लाई जा रही है और इसी संदर्भ में मनोविज्ञान, खेल, योग और शिक्षा, इसके लिए जो क्लासेस हैं वो लाई जा रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इसके पहले हमने मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान इस पे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। क्लास का वही तरीका रहेगा, थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस पे, बुद्धि पे। तो बुद्धि का जो सामान्य सा अर्थ होता है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में लिया जाता है, एक कार्य करने की विधि है बुद्धि। इसके अलावा इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए बहुत सारे जो सम्मेलन है वो बुलाए गए हैं और लगातार इस पे वर्क वर्तमान में भी चल रहा है। लेकिन कुछ बुद्धि की विशेषताएं हैं जिससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो बुद्धि की विशेषता को जानने के लिए एक कोड बना लेते हैं, ABCDEFGH। यानी बुद्धि जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी अमूर्त है, दिखाई नहीं देती। इसके विचार हमको दिखाई नहीं देते, हम नहीं बता पाते कि कौन सा व्यक्ति अभी क्या सोच रहा है। बाय बर्थ यानी जन्म से प्राप्त होती है, बुद्धि जो है वो जन्म से प्राप्त होती है। कोऑर्डिनेशन यानी सी से कोऑर्डिनेशन, यानी जो बुद्धि है वो बहुत सारी समस्याओं के बीच में व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम बनाती है। डी यानी बुद्धि डिफरेंस नहीं करती, किसमें? तो जाति, लिंग, है ना, इसके आधार पे, धर्म के आधार पे डिफरेंस नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति यदि निम्न जाति का है, दूसरे लिंग का है, तो उसकी बुद्धि किस प्रकार से होगी। क्लियर? एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, इसका प्रभाव बिल्कुल बुद्धि पर पड़ता है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव। तो ध्यान रखना है, आपसे यदि पूछा जाएगा स्टेटमेंट वाले फॉर्म में आपसे दे सकता है कि अनुभव और पर्यावरण का प्रभाव जो है वो बुद्धि के ऊपर पड़ता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पड़ता है। फॉलो अनुकरण सिखाता है ना, बुद्धि क्या करता है? अनुकरण करता है, चीजों को बुद्धि में डाली जाती है। बचपन से ही आप बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। यदि आपको एक प्रकार से, इसी प्रकार से जो स्पून है वो पकड़ना सिखाया जा रहा है, तो लगभग आप जीवन भर उसी प्रकार से जो चम्मच है वो पकड़ना चाहेंगे। ग्रोथ, विकास, बुद्धि का विकास होता है। और हेरिडिटरी यानी वंशानुक्रम, इस पर बुद्धि प्रभावित होती है। ठीक है, बुद्धि प्रभावित होती है। क्लियर है? चलिए, तो ये हुए कुछ विशेषताएं, ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ सिद्धांत है जो बुद्धि के संदर्भ में दिए गए हैं, उसी में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या असत्य है। तो पहला जो सिद्धांत है, बिल्कुल एक कारक सिद्धांत, किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। अल्फ्रेड बीने के अकॉर्डिंग जो बुद्धि है वो एक पूर्ण रूप है, उसका खंड नहीं किया जा सकता। मतलब एक व्यक्ति यदि किसी एक कार्य को करने में दक्ष है तो वो दूसरे कार्य भी आराम से कर सकता है। ये अल्फ्रेड बीने का क्या है? सिद्धांत है। मतलब एक व्यक्ति यदि एक कार्य को कर रहा है वो सभी प्रकार से सक्षम है, ये दावा किया जा सकता है अल्फ्रेड बीने के अकॉर्डिंग। तो एक कारक सिद्धांत कहा गया है ना, प्रारंभिक सिद्धांत है। स्पीयरमैन, इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया और द्विकारक यानी बुद्धि के दो कारक बताए, पहले सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक यानी जनरल एंड दूसरा स्पेशल। इसी को जी कारक और एस कारक यानी जी फैक्टर एंड एस फैक्टर भी बोल दिया जाता है। जी कारक सिद्धांत के लिए यानी जी कारक के लिए या जनरल या सामान्य के लिए उन्होंने बोला ये जन्मजात होती है, प्राप्त हो जाती है, थोड़े एफर्ट से ही क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है, कोई स्पेशल मेहनत नहीं लगती। जैसे व्यक्ति का खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये क्या है? सामान्य है, जो बुद्धि अपने आप सीख जाती है। लेकिन विशिष्ट जो है, जैसे कोई किसी चीज में दक्ष होना, है ना, ये जो है ये व्यक्ति विशिष्ट बुद्धि के द्वारा क्या करता है? प्राप्त करता है, और ये अर्जित संपत्ति के जैसे है व्यक्ति के लिए। तो ये स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत को दिया था। स्पीयरमैन ने अपने ही बात को पलट दिया 1904 में और त्रिकारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है वो उन्होंने दिया था। त्रिकारक सिद्धांत में उन्होंने अपने दो जो पहले कारक हैं यानी सामान्य और विशिष्ट, उसको कंटिन्यू किया, है ना, बस एक चीज और जोड़ दिया, वो क्या था?
तो वो था समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत, यहाँ पे उन्होंने बुद्धि की कुछ योग्यताएं बता दी कि बुद्धि के पास ये योग्यताएं होती है जिसको हम एक समूह कारक सिद्धांत के रूप में डाल सकते हैं। जैसे कैसी योग्यताएं, तो भाषाई योग्यता, शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता, तार्किक योग्यता, और यही जाके एक वेल डेवलप्ड रूप में, एक सिद्धांत के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में जो आएगा वो समूह कारक सिद्धांत के रूप में आएगा, जिसको थर्स्टन देंगे। क्लियर है? तो स्पीयरमैन का जो समूह कारक सिद्धांत है वो त्रिकारक सिद्धांत का पार्ट है, जबकि थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत है वो एक इंडिविजुअल प्रिंसिपल है बुद्धि का। तो तीसरा पार्ट भी क्या है? सही है सर, बिल्कुल थर्स्टन ने दिया, अभी आप बता रहे हैं। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत। तो लास्ट जो है वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो बहुकारक सिद्धांत जो है वो सर थॉमसन ने नहीं दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया है। चूंकि ये सब चीजें जो एक ही शब्द से प्रारंभ होते हैं, थर्स्टन, थॉर्नडाइन, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो थर्स्टन की जब बात आएगी तो ध्यान रखना समूह कारक सिद्धांत है, जब थॉर्नडाइक की बात आएगी तो याद रखना बहुकारक सिद्धांत है, और जब थॉमसन की बात आएगी तो प्रतिदर्श सिद्धांत, बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो बोलते हैं थर्स्टन कि जो प्रतिदर्श सिद्धांत है इसके अंतर्गत कि बुद्धि के पास अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और जो भी चीज प्रकट होती है तो एक सैंपल के रूप में, एक प्रतिदर्श के रूप में ही चीजें सामने आती है। तो उन्होंने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत में इन बातों को रखा है। क्लियर है? लेकिन जहां पे बात आएगी बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, वहां पे मामला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वहां पे आ जाएंगे आपके गावर्ड, है ना, हार्डनर आएंगे। तो वहां पे अपन क्या करेंगे? सॉरी, हार्वर्ड गार्डनर आएंगे। क्लियर है ना? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या हो जाएगा? बहुबुद्धि सिद्धांत। तो जो चीजें आपको कंफ्यूज करती है वो थोड़ा सा आपको एक ही जगह लिख लेनी है। ठीक है ना? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो आएगा आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इस पे आगे अभी हम बात करेंगे। चलिए, तो सिद्धांतों में इस प्रकार से जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और कौन से प्रश्न है जो बनते हैं? चलिए देखिए, थॉर्नडाइक के बुद्धि प्रकार में शामिल नहीं है। अभी हमने देखा कि थॉर्नडाइक ने क्या किया था, तो थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं क्या? बहुकारक सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि के 3 पार्ट बताए, तो इसमें से कोई एक है जो क्या है? शामिल नहीं है। तो अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि। तो ध्यान रखेंगे थॉर्नडाइक ने मूर्त शब्द का यूज नहीं किया है, उन्होंने अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग किया है। जैसे यदि हम बात करें अमूर्त बुद्धि यानी जो विचारों पे बात करें, ऐसा व्यक्ति, उन्होंने 3 पार्ट पे डिवाइड कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो विचारों पे बात करे। क्लियर है? यानी कौन सा व्यक्ति? कवि, ठीक है, दार्शनिक, ये विचारों पे काम करने वाले हैं। सामाजिक बुद्धि उन्होंने दिया जैसे नेता, ठीक है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता। इसके अलावा यांत्रिक बुद्धि जैसे इंजीनियर, जैसे इंजीनियर। लेकिन जब आप आगे के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, यानी जितने भी अलग जो काम करने वाले लोग हैं, उनको बांटने का प्रयास करोगे तो ये थ्योरी क्या हो जाएगी? छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए हम थर्स्टन के सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे जिसमें बहुत सारे, या हार्वर्ड गार्डनर के जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाएंगे जिसमें आपको अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं वो अलग अलग बुद्धि के प्रकार में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो उन्होंने मूर्त बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन जब यही सेम क्वेश्चन आपसे गैरिट से पूछा जाएगा तो गैरिट ने क्या किया है? गैरिट ने ये 2 शब्दों का प्रयोग किया है, अमूर्त, सामाजिक और मूर्त। उन्होंने यांत्रिक बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। गैरिट में जब यही सेम क्वेश्चन आपसे गैरिट का पूछ देगा कि गैरिट के बुद्धि प्रकार में शामिल नहीं है, तो वहां पे फिर यांत्रिक बुद्धि नहीं रहेगा, जबकि अमूर्त, मूर्त और सामाजिक रहेगा। चलिए, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमी बौद्धिक मॉडल किसने प्रतिपादित किया है? तो बुद्धि के त्रिविमी जो मॉडल है या त्रिआयामी मॉडल है, 3 डायमेंशनल मॉडल है, इसको गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया। उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं बता दी हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला संक्रिया यानी ऑपरेशन,
दूसरा तो प्रोडक्ट यानी उत्पाद, और विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर। उन्होंने बताया कि जो सोचने का तरीका है व्यक्ति का, ठीक है, उसमें कई प्रकार के चिंतन होते हैं। जैसे सबसे पहला स्मृति, रिमेम्बरेंस है, मेमोरी है, संज्ञान यानी नॉलेज, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। क्लियर? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। एक व्यक्ति किसी समस्या की मल्टीपल जो कंडीशंस हो सकते हैं किसी समस्या के सॉल्यूशन के, उसको सोचता है। वो आता है आपके अपसारी चिंतन। किसमें आता है? अपसारी चिंतन। ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति एक समस्या का उसी प्रकार से हमेशा क्या करता है, समस्या का निदान एक ही प्रकार से करता है, वही एक नियम लगाता है, वही कुछ पॉइंट्स है जिसको फॉलो करता है, तो वो कहलाता है आपका अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किस प्रकार का चिंतन है? तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो अपसारी चिंतन का प्रकार है। किसका है? अपसारी चिंतन। ठीक है। और वो गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के संक्रिया यानी ऑपरेशन वाले पार्ट में आता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें संक्रिया में एक चीज और है, वो है असेसमेंट यानी मूल्यांकन। क्लियर है? जबकि यदि आपसे पूछा जाएगा कि अभिसारी चिंतन क्या है, तो समस्या का एक ही प्रकार से सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करना। समस्या का एक ही प्रकार से समाधान का प्रयास। इसी प्रकार से उत्पाद और विषय वस्तु के भी कई इकाई चीजें बताई गई हैं इसमें, इसके कई भाग बताए गए हैं, जैसे इकाई, वर्ग, संबंध, अनुप्रयोग आदि इसके क्या है? भाग है ना? इसके लगभग 6, जबकि विषय वस्तु के 4 भाग बताए गए हैं। क्या क्या? तो सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक और आंकिक। तो ये किसके पार्ट है यदि आपसे पूछा जाएगा? तो ध्यान रखना विषय वस्तु के। तो गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को आपको समझना है, उसको अच्छे से क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। इसमें ये भी ध्यान रखेंगे पद्धति और रूपांतरण भी इसके क्या है? भाग है। तो यहाँ पे आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है। संक्रिया के अंतर्गत कितनी चीजें शामिल है? तो 5। ठीक है। जबकि उत्पाद के अंतर्गत 6 और विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल है 4 चीजें। क्लियर है? तो ये हुआ बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। किसने दिया था? तो गिलफोर्ड ने दिया था। अब इस त्रिआयामी सिद्धांत से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत में क्या शामिल है? सब तीनों शामिल है, संक्रिया, उत्पादन, विषय वस्तु। ठीक है। तो ऑपरेशन सॉरी ऑप्शन क्या होगा? डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, संक्रिया के अंतर्गत पूछ दिया गया कि संक्रिया में क्या चीज शामिल है। तो हमने देखा था बिल्कुल स्मृति है, संज्ञान है, अपसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन है, सभी चीजें शामिल है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और पता होना चाहिए आपको कि 5वां पार्ट इसके अंदर जो शामिल है वो क्या है? वो है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। चलिए आगे चलते हैं। गिलफोर्ड का आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए सिद्धांत में हमने देखा था संक्रिया के अंतर्गत जो आने वाला अपसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। यानी एक ही समस्या के अलग अलग जो सॉल्यूशंस हैं, अलग अलग जो सॉल्यूशन के चांसेस हैं, उसको समझना। अब हम आते हैं क्या? समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत हमने बात किया था कि सर समूह कारक सिद्धांत 2 चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ पे कि स्पीयरमैन ने अपने त्रिकारक सिद्धांत के अंतर्गत भी रखा था समूह कारक को। किसके साथ? सामान्य और विशिष्ट कारक के साथ। साथ ही साथ इंडिविजुअल यानी अलग से सिद्धांत के रूप में दिया है किसने? तो थर्स्टन ने। थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में 7 कुछ ऐसे योग्यताओं को शामिल किया है। ठीक है। जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत वही पूछा गया है कि विशिष्ट जो कारक है ना, समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत जो विशिष्ट कारकों को शामिल किया है किसने? तो थर्स्टन ने। तो वो कितने हैं? तो याद रखना वो कितने हैं? तो टोटल 7 है। कितने हैं? तो टोटल
7 है। इन सिद्धांतों में जो सिद्धांत है उसके अलग अलग प्रकार है, क्लियर है, वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे स्मृति हो गया, ठीक है, जैसे स्मृति, संख्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वस्तु प्रक्षेपण, वस्तु प्रेक्षण। इसके अलावा जो भाषाई और शब्द ज्ञान है, यानी लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल यानी तार्किक, है ना, या आप बोल सकते हो शाब्दिक, और एक आप याद रखोगे क्या, तार्किक। तो ये जो 7 चीजें हैं वो शामिल की गई हैं किसमें, समूह कारक सिद्धांत में। तो स्मृति मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को कितने लंबे समय तक याद कर सकता है, ठीक है, ये समूह कारक सिद्धांत में उसकी योग्यता के अंतर्गत आएगा कि उसकी स्मृति योग्यता बहुत तेज है। दूसरा, संख्यात्मक, किसी नंबर को वो कितने जल्दी पहचान सकता है या याद कर सकता है। अगला, प्रत्यक्षात्मक, किसी वस्तु को देखने के बाद वो कितनी जल्दी उसको समझ सकता है, इसको कहते हैं प्रत्यक्षात्मक। वस्तु प्रेक्षण, किसी वस्तु के डायमेंशन को समझना, है ना, यानी वस्तु प्रेक्षण के अंतर्गत लिया जाता है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री को, क्लियर है। वस्तु प्रेक्षण के अंतर्गत यदि ये फेंका जाएगा तो कितनी दूर तक फेंका जाए, है ना। यदि कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है और स्पेशली मान लो वो बॉल से रिलेटेड कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, या कुछ भी शूटिंग कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि एक वस्तु इतनी स्पीड से जाएगी तभी वो गोल तक पहुंच सकती है। तो एक जो आपका स्पोर्टमैन है उसके अंतर्गत वस्तु प्रेक्षण जैसा जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपका जो संख्यात्मक और स्मृति वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल होना चाहिए, है ना, स्ट्रांग होना चाहिए। तार्किक, तार्किक यानी लॉजिकल, आर्मी में जा रहे हैं, ठीक है, आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपके तार्किक गुण जो होने चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए। आप किसी देश के डिप्लोमेट्स बनने जा रहे हैं, ठीक है, राजदूत बनने जा रहे हैं, एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, तो आपके भाषाई और शाब्दिक यानी जो वर्बल कैपेबिलिटी है, योग्यता है, वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उन्होंने ये 7 जो चीजें हैं थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में शामिल किया, और बिल्कुल आपसे इसमें से पूछा जा सकता है, कंडीशनल क्वेश्चन भी आपसे बनाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे फिर जो हमने बात किया था बहुबुद्धि सिद्धांत, क्या, बहुबुद्धि सिद्धांत, दोनों सिद्धांत को बिल्कुल अलग रखेंगे। हमने बहुकारक सिद्धांत देखा था, बहुकारक सिद्धांत मैंने आपको बताया था वो थॉर्नडाइक का था, लेकिन मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं बहुबुद्धि सिद्धांत, और ये दिया है आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। हार्वर्ड गार्डनर ने भी बुद्धि के कई प्रकार बताया और उनसे संबंधित जो व्यक्ति है या प्रोफेशन है उसको बताया। तो इनमें से कौन सा सही नहीं होगा, तो ये आप नॉर्मली नहीं भी जानते हैं तो कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। तो कवि के लिए क्या आवश्यक होगा, भाषाई बुद्धि। एक व्यक्ति जो कवि बनना चाहता है उसमें उसकी भाषा में क्या होना चाहिए, उसके लैंग्वेज में उसका पकड़ होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। गणित शास्त्री उस लॉजिकली, है ना, उसके पास लॉजिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए, यानी उसके पास तार्किक बुद्धि होना चाहिए। जिम्नास्ट बनना है तो बिल्कुल शारीरिक गति बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन मूर्तिकार बनना है तो प्रकृतिवादी आवश्यक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रकृतिवादी बुद्धि जो है वो व्यक्ति को या तो क्या बनाएगी, टूरिस्ट बनाएगी, क्या बनाएगी, टूरिस्ट बनाएगी, ठीक है, यानी पर्यटक बनाएगी उसको, क्या बनाएगी, पर्यटक। जबकि यदि मूर्तिकार बनना है तो इसके लिए स्थानिक बुद्धि होना चाहिए। किस बुद्धि का, किस बुद्धि की आवश्यकता बताई गई है, तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा इसी सिद्धांत में जो अन्य चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है वह है अंतराबुद्धिक, क्या, अंतराबुद्धिक, है ना, अंतराव्यक्तिक बुद्धि और अंतरव्यक्तिक बुद्धि। देखिए मैं यहाँ पे दोनों अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूं, एक अंतर है ना, इंट्रा एंड इंटर। तो जब मैं इंट्रा व्यक्तिक बुद्धि की बात करता हूं तो वहां पे जो प्रोफेशंस आएंगे, तो यहां पे ध्यान रखना, दार्शनिक यानी फिलोसोफर आएंगे। कौन आएंगे, फिलोसोफर, क्लियर है, महात्मा जैसे व्यक्ति जो है वो इसमें आएंगे, है ना। ये अंतरा व्यक्तिक मतलब ऐसा बुद्धि जो लोगों से, मतलब एक्सटर्नल
कन्वर्सेशन नहीं करे, इंटरनल कन्वर्सेशन करे। ठीक है, सन्यासी व्यक्ति जो अपने आप से बात करता है, अपनी आत्मा से बात करता है, तो इसको, इसमें जो प्रोफेशन आएंगे वो कौन से आएंगे, तो दार्शनिक आएंगे, महात्मा, सन्यासी। ठीक है ना, मतलब ऐसे लोग मिलेंगे। अंतर व्यक्तिक यानी जो एक्सटर्नल यानी बाहरी समाज से बात करे, तो इसमें कौन आएगा, तो आपके नेताजी, लंबे लंबे भाषण देने वाले। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के लोग जो है वो आएंगे। समाज सेवी, ठीक है, अंतर व्यक्तिक में लिए जाते हैं। तो एक बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत ज्यादातर चांसेस है आपसे इनमें से कोई एक जो है वो आपसे पूछा जाए कि इनका जो संबंध है वो किस प्रोफेशन से या किस कार्य से हो सकता है। चलिए, तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा सर बहुत सारे जो सिद्धांत थे उन सभी के क्या किए, जितने भी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हो सकते थे, प्रतिपादक हो सकते थे, वो हमने देखे। ठीक है, और उनसे जो बनने वाले क्वेश्चन है वो हमने देखे। इसके अलावा बुद्धि की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हमने देखा। अगला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं बुद्धि लब्धि। क्या लेने वाले हैं, बुद्धि लब्धि। चलिए, तो बुद्धि लब्धि क्या होता है, या इंटेलिजेंट कोशेंट, इसी को हम बोलते हैं क्या, इंटेलिजेंट कोशेंट यानी आपका आईक्यू। तो आईक्यू का एक जो परिभाषा है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, आईक्यू का जो परिभाषा है वो क्या है, तो मानसिक एज, मानसिक आयु, और एक्चुअल आयु यानी वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मतलब व्यक्ति की कितनी मानसिक आयु है। मतलब कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है, हम उनको बोलते भी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। तो मतलब आईक्यू लेवल से वो बच्चा क्या है, अपने एज से ज्यादा है, तो बहुत तेजी से वो क्या करता है, आंसर्स करता है। तो वहां पे हम बोलते हैं कि नहीं, बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा है, गुड है ना, श्रेष्ठ है या अति श्रेष्ठ है या प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो आईक्यू का जो स्तर है यानी एक पर्टिकुलर जो नंबर है जो कुछ पर्टिकुलर टेस्ट के द्वारा अपन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इनके लिए जो टेस्ट है वो किया जाता है, जैसे अल्फ्रेड बिने टेस्ट। ठीक है, क्योंकि जो मानसिक आयु जैसा जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया, यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये मानसिक आयु वाला जो शब्द है वो दिया गया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। अब इसमें इसको क्या किया गया है, एक स्टैंडर्ड एक बना दिया गया है कि एक पर्टिकुलर नंबर यदि एक बच्चा क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो वो या तो सामान्य बुद्धि में आएगा, या तो प्रतिभाशाली, या तो मूर्ख या मूढ़ में आएगा। तो आपको याद कर लेना है, देखिए कैसे याद करेंगे। तो 20 to 59 सबसे पहले यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा आपको, 20 to 59 ये पर्टिकुलर एक नंबर है। आगे बढ़ाते जाएंगे, 10 का डिफरेंस रखेंगे। तो 59 पे यहाँ से समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से चालू होगा 60 से, 60 से 69, देन 70 से 79, देन 82, 89, 92 क्या आएगा, सॉरी 92, 99 या 100। ठीक है, क्या आना चाहिए 92, ये याद रखेंगे, ये 109 है, यहाँ पे क्या याद रखेंगे 109 है, बस इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 102, 119, 110 to 119, देन 122, 130 या 129 और 140 से अबव। ठीक है, इसमें 92, 109 या 90 से 110 ये आपको याद रखना है, ये है सामान्य बुद्धि। क्या कहलाती है, सामान्य बुद्धि। ठीक है, अब यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये नंबर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा यदि आईक्यू इतना है ना, 90 से 110 के बीच में है, तो वो बच्चा कैसा बुद्धि का कहलाएगा, तो सामान्य बुद्धि का कहलाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे तो वो बच्चा ऑब्वियस सी बात है श्रेष्ठ कहलाएगा, बेस्ट कहलाएगा। ठीक है, और ऊपर जाओगे तो अति श्रेष्ठ यानी एक्सीलेंट कहलाएगा, और लास्ट में यदि 140 से ऊपर है तो फिर वो तो कैसा है, प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन सेम यदि नीचे होने लगा 90 से तो वहां पे वो बच्चा मंद बुद्धि। 70 to 79 के बीच में है तो याद रखना जो बच्चा है वो सीमांत बुद्धि कहलाता है। ये पूछे जाएंगे ना कि आईक्यू यदि 70 से 79 है तो बच्चा कैसा कहलाएगा, तो सीमांत बुद्धि का कहलाएगा। 80 to 89 है तो कैसा कहलाएगा, मंद बुद्धि का कहलाएगा। 60 to 69 है तब बच्चा कैसा कहलाएगा, तो मूर्ख कहलाएगा।
जबकि 20 to 59 है तो बच्चा मूढ़ कहलाएगा, और यदि 20 से भी कम है तो बच्चा जड़ बुद्धि कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस लिस्ट को एक बार रेडी कर लेना है। मैंने तरीका आपको बताया, सबसे पहले आप सामान्य का याद रखेंगे, सामान्य से 3 ऊपर, ठीक है, और सामान्य से 3 नीचे, क्लियर है, और ये 2 को लास्ट में आप ऐड कर लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न यदि आपको दिया गया है तो यहाँ पे शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी IQ कितना है, मतलब शिक्षण योग्य का मतलब सिंपल से यहाँ पे बोला गया सामान्य जो बच्चे हैं, तो सामान्य बच्चे का हमने देखा था सर 92, 109 या 110 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि आपको दे दी गई है 85 है, उसे किसमें वर्गीकृत किया जाएगा, तो ऑप्शन है आपके पास सामान्य बुद्धि, है ना, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि और सामान्य से अधिक बुद्धि। तो हमने बात किया था सर जैसे ही 90 से नीचे आ जाता है बच्चा मंद बुद्धि में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी उसका IQ कितना होगा। तो हमने बात किया था किस पे, एक फॉर्मूला पे। तो IQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, तो सर मानसिक आयु, है ना, और उसका जो वास्तविक आयु है तो 12/10 होगा, इंटू 100 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1010 कैंसिल और आंसर क्या आएगा 120। तो ऐसे बच्चे की जो बुद्धि लब्धि यानी जो IQ होगा वो होगा 120। तो यदि आपसे ऐसा न्यूमेरिक प्रश्न भी पूछा गया तो बिल्कुल आपसे बनना चाहिए। इसके अलावा IQ के अलावा AQ होता है, यानी अचीवमेंट कोशेंट होता है, यानी बच्चे का या किसी व्यक्ति का जो एजुकेशनल अचीवमेंट है प्लस उसकी जो मानसिक आयु है उस रेशियो से क्या करते हैं हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन वो होता है क्या, एजुकेशनल अचीवमेंट डिवाइडेड बाय मेंटल एज, है ना, क्या होता है एजुकेशनल अचीवमेंट डिवाइडेड बाय मेंटल अचीवमेंट, सॉरी मेंटल एज, ये क्या होता है, तो ये होता है अचीवमेंट कोशेंट, यानी इसको बोला जाता है निष्पत्ति बुद्धि लब्धि, सॉरी निष्पत्ति लब्धि। यदि आपसे पूछा जाएगा कि निष्पत्ति लब्धि क्या होता है, तो शैक्षणिक जो प्राप्ति है, जो योग्यता होती है और जो मानसिक आयु है उनका कंपैरिजन किया जाता है, तब निकलती है क्या निष्पत्ति लब्धि। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा भावनात्मक लब्धि होता है, मतलब एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से इमोशनल, ठीक है, EQ इमोशनल क्वेश्चन कैसा है उसका। वर्तमान समय में भी जो कंपनियां हैं, बहुत से जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं या कहीं पे भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो क्या चेक कर पाए किसी व्यक्ति का कि या किसी एम्प्लॉय का, तो वो है क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, तो इमोशनल क्वेश्चन, यानी IQ से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो EQ हो गया है, ठीक है, जिससे व्यक्ति के संतुलित व्यवहार का पता चलता है। एक शिक्षिका का भावनात्मक जो लब्धि है वो ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है, पहला कि वह उच्च बुद्धि वाली होगी, तो इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि यहाँ पे IQ की बात नहीं हो रही है। वह उच्च अनुशासन प्रिय हो सकती है, वह हास प्रयास वाली होगी, या वो संतुलित व्यवहार वाली होगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। यदि भावनात्मक लब्धि जो है वो ज्यादा है, हाई है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि जो व्यक्ति है वो कैसा हो, तो वह संतुलित व्यवहार वाला हो। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा किसमें, तो हमने बात किया था कि 90 to 110 के बीच का जो है वो IQ किस में लिया जाता है, तो सामान्य बुद्धि में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, पहला स्वयं की क्षमता एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझाने का कौशल और दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो यहाँ पे हमने बात किया था कि अंतर्व्यक्तिक में आपके सन्यासी और महात्मा जैसे लोग आते हैं जो स्वयं से बातें करते हैं, लेकिन अंतर्व्यक्तिक में वो लोग जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, समझा सके। तो एक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जो है, ठीक है, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल ये भी नहीं आएगा,
दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, ये भी नहीं आएगा। विभिन्न व्यक्तियों को समझाने का जो कौशल है वो अंतर व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अंतर व्यक्तिक में एक्चुअल यदि पूछा जाएगा, एक ही प्रकार के यदि ऑप्शन भी आपके सामने हो, तो इसका सही अर्थ क्या है अंतर व्यक्तिक में? तो विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल इसका सही है, ध्यान रखना। और यही गुण जो है वो किसमें होता है? नेता में होता है। ठीक है, समझाने का नहीं, प्रेरित करने का नहीं, समझने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझने का। और इसीलिए समाज सेवी को भी इसी में शामिल किया जाता है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व क्या है? तो हमने पढ़ा था कि ये जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया था। द्वितत्व सिद्धांत को किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने आगे इसको 1905 में अमेंड किया था और त्रितत्व सिद्धांत दिया था। तो जो एस तत्व है वो क्या जन्मजात होता है? नहीं, वो हमने देखा था सर वो सामान्य तत्व होता है, अर्जित किया जा सकता है। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से आपको ध्यान रखना, जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जो एस तत्व है वो अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, जो स्पेशल तत्व है वो अर्जित किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, ये कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे, भाषा संबंधी योग्यता यानी एक व्यक्ति के पास यदि भाषा की संबंधा की योग्यता है, मतलब उसका आईक्यू ज्यादातर चांसेस है कि बहुत हाई होगा, तभी वो ज्यादातर भाषाओं में क्या कर रहा है? पकड़ बना के रख रहा है। ये बात बोली थी स्पाइकर एंड इरविन ने। किसने बोला है? स्पाइकर एंड इरविन ने। तो मैंने आपको बोला था कि हम प्रश्नों के प्रकार भी देखेंगे, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रश्नों के प्रकार में ये भी है कि आपको क्या करना है, परिभाषाओं को बिल्कुल ध्यान रखना है ना। बुद्धि से आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिद्धांतों को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अगला, मानसिक आयु के बारे में क्या आप जानते हैं? तो मैंने आपको बताया कि अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को दिया था। शारीरिक आयु के साथ बढ़ती है, दूसरा शारीरिक आयु के साथ घटती है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर वो स्थिर हो जाती है, और मानसिक एवं शारीरिक आयु के बीच कोई संबंध नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जो मानसिक आयु है वो एक निश्चित अवधि तक क्या करती है? बढ़ती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती। क्लियर है? चलिए, इसीलिए बोला जाता है कि बचपन में ही क्या है, बच्चा बहुत तेज होता है, और बचपन में ही बच्चों को बहुत सारी चीजें जो है वो सिखा देनी चाहिए। दो बच्चों ने एक ही वर्ष एक ही माह में जन्म लिया है, अवश्य उनकी क्या होगी, क्या समान होगी? तो पहला वास्तविक आयु, दूसरा बुद्धि लब्धि, तीसरा मानसिक आयु और निष्पादन आयु। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि दो बच्चे साथ में जन्मे हैं तो उनकी वास्तविक आयु बस क्या होगी? समान होगी। यदि एक ही साथ जन्मे हैं, एक ही मंथ में जन्मे हैं, एक ही डेट में जन्मे, जरूरी नहीं कि उनकी मानसिक आयु एक जैसी हो, जरूरी नहीं है दोनों है ना, दोनों का आईक्यू क्या हो? एक समान हो। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि किस श्रेणी में आती है? तो जस्ट हमने देखा था सामान्य श्रेणी से नीचे आपको सोचना है, मतलब ये 80 to 89 के बीच में रहेगा। कौन? मंद बुद्धि। उसके बाद नीचे सीमांत बुद्धि, फिर मूर्ख, फिर मूढ़, फिर जड़ बुद्धि। तो सर ये आना चाहिए 80 to 90 के बीच में। यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें और नंबर्स। बुद्धि लब्धि की कुछ तरीके होते हैं, कुछ परीक्षण होते हैं, जो कुछ टेस्ट होते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो परीक्षण जो है वो दो प्रकार का किया जाता है। पहला व्यक्तिगत, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बुद्धि लब्धि को यानी आईक्यू को देखना है ना, आईक्यू टेस्टिंग को देखना है, या सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों के बीच में आपको चुनाव करना है कि कौन किसका आईक्यू ठीक ठाक है। अब उसमें भी व्यक्तिगत में आपको दो लोगों को देखना है कि एक जो पढ़ा लिखा है, लिटरेट है ना, जिसकी जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और जो अशिक्षित है। सेम आपको क्या करना है? तो आपको दो लोगों को देखना है, जैसे कौन सा? एक समूह जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और दूसरा समूह जो क्या है? अशिक्षित है। तो इस आईक्यू टेस्टिंग से कुछ जो प्रश्न है वो बनते हैं कि किसके लिए व्यक्तिगत रूप से किसी शिक्षित व्यक्ति के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो याद रखना आप, अल्फ्रेड बिने परीक्षण क्या किया जाता है? अल्फ्रेड बिने जो टेस्टिंग है वो की जाती है। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने जो परीक्षण है वो किसके लिए किया जाता है? तो व्यक्तिगत रूप से किसी शिक्षित व्यक्ति के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति के लिए पोटियारिस या पोट्रियास
भूल भुलैया टेस्ट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? भूल भुलैया टेस्ट। इसी को वेस्टलर, मतलब दूसरा जो टेस्ट है वो यूज किया जाता है, कौन सा? तो वेस्टलर टेस्टिंग जो है वो यूज किया जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे शिक्षित में किसी व्यक्ति का जो आईक्यू है वो टेस्ट करना है, तो यदि वो व्यक्ति शिक्षित है तो उसके लिए अल्फ्रेड बिने, मतलब उससे क्वेश्चन पूछ के आप उसके जो दिमाग है या सोचने की जो क्षमता है उसको क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। उसमें अल्फ्रेड बिने टेस्ट को यूज किया जाता है। इसके अलावा टर्मन, है ना, टर्मन सिस्टम को आप यूज कर सकते हो। टर्मन प्रणाली को जो है वो यूज किया जाता है किसी शिक्षित के लिए, लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति है उसके लिए पोर्टियारिस भूल भुलैया टेस्ट और जो वेस्टलर शैली है वो यूज किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यदि सामूहिक है तो सामूहिक में है ना, आर्मी अल्फा टेस्टिंग, जबकि जो अशिक्षित है वहां पे, अशिक्षित ग्रुप है वहां पे आर्मी बीटा टेस्टिंग को यूज किया जाता है, ध्यान रखना, है ना। तो आपसे जो प्रश्न का प्रकार है वो पूछा जा सकता है, किसी सामूहिक अशिक्षित सामूहिक व्यक्तियों के लिए किस टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा, ये ऑप्शन रहेगा, तो ध्यान रखना आर्मी बीटा टेस्टिंग। इसके अलावा जो बैटरी टेस्टिंग है वो भी आपको पूछा जाता है, जो भारत में प्रचलित है, और भारत में सीएम भाटिया इनके द्वारा क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया है चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा, बैटरी परीक्षण यानी बैटरी टेस्ट, बुद्धि के लिए, बुद्धि लब्धि के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, ये कथन किनके द्वारा कहा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।